गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। देखिए, कल हमने पढ़ा था, समझ में आया? यस सर। देखिए, कल हमने पढ़ा था वायुदाब का क्षैतिज वितरण पढ़ लिया था। इसके अलावा एक बिंदु चल रहा था, पवन को सॉरी पवन के वेग को, ये चला था ना, पवन के वेग व दिशा को प्रभावित करने वाले कारक। दिशा को प्रभावित करने वाले कारक। पवन के वेग व दिशा को प्रभावित करने वाले कारक। समझना, हमने दो कारकों पर चर्चा की थी कल। पहला दाब प्रवणता, दूसरा कारण था घर्षण बल। दो समझ लिए थे। एक बार थोड़ा सा बताता हूं कि दाब प्रवणता किसको बताएगी? दाब के स्तर को बताएगी। किसको बताएगी? दाब के स्तर को। ठीक है, अगर और किसके द्वारा व्यक्त की जाएगी? समदाब रेखाओं के द्वारा। दाब प्रवणता किसके द्वारा व्यक्त की जाएगी? समदाब रेखाओं के द्वारा। ठीक है, और दाब प्रवणता अगर अधिक है तो हवाएं क्या होगी भाई? तेज चलेगी। तो दाब प्रवणता अधिक का मतलब है दाब में ज्यादा अंतर, और दाब प्रवणता अधिक का मतलब है समदाब रेखाएं पास पास। ये चीज लिख सकते हो आप। दाब प्रवणता न्यून है, इसका मतलब हवा धीमी गति से चलेगी। हवा धीमी गति से चलेगी। इसके अलावा दाब प्रवणता न्यून है, इसका मतलब समदाब रेखाएं दूर दूर। ठीक है, और दाब में अंतर क्या है? ज्यादा, और इसमें दाब में अंतर क्या है? कम। दाब में अंतर क्या है? कम। तो अधिक समदाब रेखाएं हैं पास पास, समदाब रेखा दाब में अंतर ज्यादा तेज। न्यून में धीमी, समदाब रेखाएं दूर दूर, और दाब में अंतर कम। बताओ कितना समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था घर्षण बल। तो घर्षण बल का प्रभाव निचली परतों या निचले स्तर पर होता है। कहाँ पर ज्यादा होता है? तो 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह प्रभाव सर्वाधिक होता है। 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह प्रभाव सर्वाधिक होता है। और इस स्थिति में जो आपका पवन का स्वरूप है, पवन है, वो क्या होती है? उसका वेग भी प्रभावित होता है और पवन की दिशा भी प्रभावित होती है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताया था कि जिधर आप जा रहे हो, अगर वो हस्तक्षेप आता है तो आपके वेग में भी अंतर आएगा और दिशा में भी अंतर आ जाएगा। बताओ समझ में आया क्या?
भाई यस या नो दो। देखिए यस सर। इसके बाद तीसरा बिंदु, सॉरी, तीसरा बिंदु है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल, देखो कोरियोलिस बल देने वाले विद्वान थे 1844 में। विद्वान का नाम है कोरियोलिस। 1844 में कोरियोलिस ने सबसे पहले इस बल के बारे में बताया। ठीक है, कोरियोलिस ने बल क्या दिया? तो कोरियोलिस का बल था कि जो हवाएं हैं वो पृथ्वी के झुकाव और पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होती है? प्रभावित होती है। हवाओं की या पवनों की दिशा है पृथ्वी के झुकाव। पहली बात तो क्या, पृथ्वी का झुकाव कितना है? 23.5 है। 23.5 डिग्री। ठीक है, और पृथ्वी का घूर्णन, बताइए बेटा, पृथ्वी का घूर्णन पूरब से पश्चिम की ओर होता है या पश्चिम से पूरब की ओर होता है? ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट? पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व, यानी वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की ओर। इसके कारण हमारी पृथ्वी पर जो हवाएं हैं वो 23.5 डिग्री तक तो क्या होता है? अधिक ताप, न्यून दाब का क्षेत्र होता है, और पृथ्वी का झुकाव है तो 23.5 डिग्री तक तो कोरियोलिस बल, मतलब कोरियोलिस ने इसको बताया इसलिए इसका नाम क्या हो गया? कोरियोलिस बल। बाकी है क्या? है कि पृथ्वी के घूर्णन और पृथ्वी के झुकाव के कारण पवनें अपनी दिशा से विक्षेपित हो जाती है। पृथ्वी के घूर्णन और पृथ्वी के झुकाव के कारण पवनें अपनी दिशा यानी मूल दिशा से क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है। उसको हम कोरियोलिस बल की संज्ञा देते हैं। बताओ किससे अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कोरियोलिस बल कहते हैं। देखिए इसमें आपकी पवनें चलती हैं उत्तर की ओर, ये उत्तर की ओर पवनें जाने वाली पवनें हैं उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिण की ओर जाने वाली पवन दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तर की ओर जाने वाली पवन है वह अपने दाहिने ओर कहीं पर भी जा रही है, अपने किधर? दाहिने ओर। चाहिए यहाँ पर जा रही है किधर? दाहिने ओर। इधर जा रही है कहाँ पे? दाहिनी ओर। यानी पवन उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से बाई ओर विक्षेपित हो जाती है। किधर हो जाती है? बाई ओर विक्षेपित हो जाती है। समझ में आ रही है मेरे पास? यस सर। यानी कोरियोलिस बल, यानी कोरियोलिस कहते हैं कि पृथ्वी की दिशा, सॉरी, पवनों की दिशा पृथ्वी की झुकाव और पृथ्वी के घूर्णन पर निर्भर करती है, और इसका प्रभाव है 23.5 डिग्री के बाद स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आपके भूमध्य रेखा पर इसका प्रभाव नगण्य होता है, यानी भूमध्य रेखा पे कोई प्रभाव इसका नहीं दिखाई देता 23.5 डिग्री के बाद। और सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ दिखाई देता है बेटा? सबसे ज्यादा प्रभाव आपको ध्रुवों पे दिखाई देता है, याद रखना। सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ दिखाई देगा? ध्रुवों पे। और प्रभाव दिखाई कहाँ नहीं देता? भूमध्य रेखा के पास। और 23.5 डिग्री के बाद इसका प्रभाव दिखने लगता है और पवन अपने मूल दिशा से दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में अपने
मूल दिशा से बाई ओर विक्षेपित हो जाती है। ठीक है भाई, अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं, इससे दाई ओर और इसके इधर भी दाई ओर ही है, उल्टा देख रहे हैं तो, लेकिन ये अपनी देखने के हिसाब से क्या है, ये अपने बाई ओर, इधर तो अपने बाई ओर, इधर अपने दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती है। ठीक है ना। और ये किसके कारण निर्भर है, क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन इस प्रकार से तो है, वेस्ट टू ईस्ट ही तो है। पृथ्वी का घूर्णन कैसा है, वेस्ट टू ईस्ट साउथ। अब पवनों की बात नहीं कर रहे हैं हम, पवनों के अलावा जो नदियां है ना, अधिकांश नदियां देखना आप, अधिकांश नदियां भी इसी रूप में क्या होती है, प्रवाहित होती है। अधिकांश नदियां, विश्व की नदियां है, अधिकांश नदियां इसी रूप में क्या होती है, प्रवाहित होती है। वो अपनी मूल दिशा से किधर घूम जाती है, पूर्व की ओर घूम जाती है। विश्व की अधिकांश नदियां इसी रूप में क्या है, प्रवाहित होती है, जो इस कोरियोलिस बल के प्रभाव क्षेत्र में आती है। तो बताओ समझ में आ गया? सर कोरियोलिस बल का प्रभाव भूमध्य रेखा पर क्यों नहीं होता? भूमध्य रेखा पर इसलिए नहीं होता क्योंकि एक तो पृथ्वी का झुकाव इसमें काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे अधिक ताप और निम्न दाब, अधिक ताप और निम्न दाब, यह बिंदु भी यहाँ पे काम करता है भूमध्य रेखा पर, इसलिए कोरियोलिस बल का प्रभाव भूमध्य रेखा पर नहीं होता। दूसरा, जो पवनें बहती है वो दाब प्रवणता के समकोण पर बहती है। पवनें जो होती ना, पवनें जो बहती है ये आपकी दाब प्रवणता, इसके बिल्कुल समकोण पर क्या होती है, पवनें प्रवाहित होती है। अब दाब प्रवणता यहाँ पे न्यून है, यहाँ पे न्यून दाब है, इस कारण से यहाँ पर कोरियोलिस बल का प्रभाव नहीं होता है। तो यहाँ पे कोरियोलिस बल का प्रभाव नहीं होता है, इसका एक मुख्य कारण है क्या, यहाँ पे एक तो ताप की न्यूनता है, ताप की अधिकता है और दाब की न्यूनता है, ताप की अधिकता और दाब की न्यूनता। दूसरा, पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री है, पृथ्वी का झुकाव क्या है, 23.5 डिग्री। ये दोनों ही कारण है वो इसके लिए जिम्मेदार है कि यहाँ पे कोरियोलिस बल का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है। दूसरा, जो आपकी पवनें हैं वो समदाब रेखा या दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करती है, इसमें दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करती है, इसलिए इसका प्रभाव कहाँ नहीं होता, भूमध्य रेखा के आसपास नहीं होता। बताओ और भी कुछ प्रश्न पूछना है? ना सर। ठीक है ना। और यही रीजन है, एक रीजन हम चक्रवात पढ़ेंगे ना, चक्रवात का भी यही रीजन है कि यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर होता है लेकिन वायु पूरित होती है। ये और ध्यान रखना, लो प्रेशर है लेकिन वायु क्या है, पूरित है। पूरित का मतलब संतृप्त है। कैसे भाई, कैसे संतृप्त है? क्योंकि दिन में तो तापमान सर्वाधिक रहता है और दोपहर के बाद यहाँ पे क्या होती है, वर्षा हो जाती है। दोपहर के बाद क्या होती है, वर्षा होती है। तो यहाँ पे जो वायु का जो क्षेत्र है, जो सामुद्रिक स्थिति मान लो, इसके कारण यह पूर्ण रूप से संतृप्त होता है। तो संतृप्ति के कारण यहाँ पे चक्रवात भी नहीं आते। 0 डिग्री के पास क्या है, कभी चक्रवात नहीं आते हैं। समझ में आ गया ना, क्योंकि इसका कारण लो प्रेशर तो है ही, ताप अधिकता भी है, लेकिन वायु का संपूरित होना भी है। वायु का संपूरित होना कहां पर, विषुवत रेखा के, भूमध्य रेखा पर। हाँ भूमध्य रेखा के पास। ठीक है, आगे बढ़े समझ में? यस सर। हाँ, आज बच्चे कम जुड़े हुए हैं, क्या बात है? क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है बेटा? हो रही है सर। आज तो बहुत ही कम स्टूडेंट आए और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, क्योंकि वर्तमान जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इन प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक को प्राथमिकता दी गई है ज्यादा।
इसको चक्रवात को, प्रति चक्रवात को, प्रेशर को यानी वायुदाब को, तापमान को, भारत में किस प्रकार से चक्रवात आता है, किस प्रकार से भारत में चक्रवात आ रहा है, भारत में किस प्रकार से मानसून आता है, पवनें कौन कौन सी होती है, इसको ज्यादा प्राथमिकता दी गई है वर्तमान में। कोरियोलिस बल के बाद एक आता है भूविक्षेपी पवनें। भूविक्षेपी पवनें यह भी आपके पवन की दिशा और वेग को प्रभावित करती है। क्या होती है भूविक्षेपी पवनें, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जियोस्ट्रोपिक विंड। जियोस्ट्रोपिक विंड। देखो क्या होता है कि वायुमंडल में कुछ ऊपर उठ करके भाई नीचे तो क्या है बेटा, घर्षण बल का प्रभाव होता है, लेकिन कुछ ऊपर उठेंगे तो घर्षण बल का प्रभाव क्या हो गया, समाप्त हो गया। घर्षण बल का प्रभाव क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो यहाँ पे जो हवाएं हैं वो आपकी समदाब रेखाओं के समानांतर चला करती है। ये आपकी और समदाब रेखाओं के समानांतर और दाब प्रवणता और कोरियोलिस बल। दाब प्रवणता और कोरियोलिस बल के दाब प्रवणता के समकोण पे, ये दाब प्रवणता है और इसके तो समकोण पे चल रही है हवाएं, बताया था ना, दाब प्रवणता के समकोण पे और आपके समदाब रेखाओं के समानांतर। जैसे मान लो 1020 है और 1030 है, इनके तो समानांतर चल रही है। और प्रेशर आपके दाब प्रवणता और कोरियोलिस बल इन दोनों के समकोण पर चलती है। कब चलती है, जब घर्षण बल का प्रभाव खत्म हो जाए। जब घर्षण बल का प्रभाव खत्म हो जाए तो समझना, तब हवाएं दाब प्रवणता और कोरियोलिस बल के द्वारा नियंत्रित होती है। घर्षण बल का प्रभाव तो समाप्त हो गया, अब किसके द्वारा नियंत्रित है, दाब प्रवणता और कोरियोलिस बल के द्वारा नियंत्रित है। और ये हवाएं समदाब रेखाओं के समानांतर चलती है। इसमें कोई विच्छेद, कोई किसी प्रकार का विक्षेपण नहीं होता है, चल रही ना। उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएं अपने पथ से दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में ये हवाएं आपके अपने पथ से बाई ओर विक्षेपित हो जाती है। तो कुल मिला के सिंपल सी परिभाषा है, ऐसी पवनें जो घर्षण बल के प्रभाव से मुक्त होती है। घर्षण बल के या घर्षण बल का प्रभाव इन पवनों पे नहीं होता है। ये पवनें धरातल से कुछ ऊपर उठ के चलती है और यह पवनें किसके द्वारा, दाब प्रवणता और कोरियोलिस बल द्वारा प्रभावित होती है। दाब प्रवणता और कोरियोलिस बल द्वारा प्रभावित होती है। तो दाब प्रवणता के अकॉर्डिंग चल रही, इसका मतलब समदाब रेखाओं के समानांतर चलेगी और कोरियोलिस बल द्वारा प्रभावित हो रही है। तो उत्तरी गोलार्ध में यह अपने दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाई ओर क्या होती है, विक्षेपित हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कौन सी पवनी बोलेंगे, भूविक्षेपी पवनी। बताओ समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, यानी ऐसी पवनें जो सतह से उठकर चलती है, सतह से ऊपर चलती है और सतह से ऊपर क्या होगा, घर्षण बल का प्रभाव खत्म हो जाएगा और जैसे ही घर्षण बल का प्रभाव खत्म होगा तो ये पवनें किसके अधीन आ जाएगी, किसके अकॉर्डिंग चलेगी, दाब प्रवणता और कोरियोलिस बल के अधीन चलेगी। तो यहाँ पे दाब प्रवणता के अधीन चल रही है तो यह समदाब रेखाओं के समानांतर चलेगी, पहली बात, ठीक है। और
कोरियोलिस बल के अधीन चल रही है तो उत्तरी गोलार्ध में ये अपने दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर क्या होती है, विक्षेपित हो जाती है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया ना। इसकी पूरी पूरी जो स्थिति है हम धाराओं के अंदर भी देखेंगे। धाराएं आपके उत्तरी गोलार्ध में जाके के और पूर्व की ओर चली जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में आकर के पश्चिम की ओर चली जाती है। धाराएं भी इस प्रकार से बहती है, उत्तरी गोलार्ध में पूर्व की ओर और दक्षिण गोलार्ध में पश्चिम की ओर। ठीक है ना, ये स्थिति हम देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट बिंदु आता है आपका चक्रवात और प्रति चक्रवात। हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपके सामान्य बात कही गई है कि हवाएं चक्रवात में किधर से किधर चलती है और प्रति चक्रवात में किधर से किधर चलती है। दोनों को देख लेते हैं। चक्रवातीय व प्रति चक्रवातीय संचलन। ध्यान से समझिए। देखिए, चक्रवात में हवाएं और प्रति चक्रवात में मैं दोनों की स्थिति बना रहा हूं, एक बार ध्यान से समझना। चक्रवात होता है उसका हम देखें तो केंद्र में होता है बेटा लो प्रेशर। केंद्र में चक्रवात में होता है लो प्रेशर। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 900, फिर आगे देखें तो 950, आगे देखें तो 950 के बाद में 1000 और इसके बाद देखें तो 1050 मिली। केंद्र में क्या है बेटा, लो प्रेशर है और बाहर है अधिक प्रेशर। प्रति चक्रवात की बात करूं मैं, अपोजिट है, केंद्र में हाई प्रेशर और बाहर है हाई प्रेशर। केंद्र में है लो प्रेशर, बाहर है हाई प्रेशर। केंद्र में है हाई प्रेशर, केंद्र में है लो प्रेशर, केंद्र में हाई प्रेशर, इसमें बाहर है हाई प्रेशर और इसमें केंद्र में है बाहर है लो प्रेशर। समझ में आ रही बात? ये स्थिति किसकी है बेटा, प्रति चक्रवात की, और ये स्थिति किसकी है, चक्रवात। ठीक है, समझना क्या है कि चक्रवात में हवाएं हैं वो किधर से किधर जाती है। तो चक्रवात में बेटा हवाएं हैं वो बाहर से अंदर की ओर जाएगी, बाहर से अंदर की ओर। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। यानी चक्रवात में हवाएं बाहरी क्षेत्र से अंदर की ओर आएंगी और प्रति चक्रवात में हवाएं अंदर से बाहर की ओर जाएगी। समझ में आ गया क्या? चक्रवात में हवाएं, देखो दो चीज समझनी है। चक्रवात में निम्न वायुदाब होता है केंद्र में और प्रति चक्रवात में उच्च वायुदाब होता है केंद्र में। पहली बात तो ये समझनी है आपको। दूसरी बात, हमेशा हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। समझ में आ गया? यस सर। और कुछ पूछना है इसके बारे में? नो सर। ठीक है, चक्रवात कब आता है और प्रति चक्रवात कब आता है? जब किसी क्षेत्र में टेम्परेचर बहुत गिर गया है। टेम्परेचर बहुत गिर गया ना, टेम्परेचर बहुत गिर गया तो आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। इस स्थिति में क्या आएगा, प्रति चक्रवात। जब किसी स्थान पे टेम्परेचर बहुत बढ़ गया और प्रेशर गिर गया, इस स्थिति में क्या आएगा, चक्रवात।
प्रेशर बढ़ गया तो क्या आएगा, प्रति चक्रवात, और प्रेशर डाउन हो गया तो क्या आएगा, बताइए, प्रेशर डाउन हुआ तो क्या आएगा, चक्रवात। बस सीधी सी बात। चक्रवात। बताओ समझ में आएगी मेरी बात। अब अपने Yes, sir. सामने आता है कि उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की क्या स्थिति होती है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की क्या स्थिति होती है और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की क्या स्थिति होती है। तो यहाँ पे आप एक क्रम ध्यान रख लीजिए कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। घड़ी कैसे चलती है भाई, एंटी क्लॉकवाइज। अरे घड़ी कैसे चलती है भाई, घड़ी घड़ी तो क्लॉकवाइज चलेगी, क्लॉकवाइज होगी वो तो, एंटी क्लॉकवाइज क्यों होगी, क्लॉकवाइज बता रहा हूं मैं, और यहाँ बता रहा हूँ एंटी, यानी घड़ी की सुई के विपरीत। मैं पूछ रहा हूँ घड़ी कैसे चलती है, तो घड़ी चलती है हमेशा ईस्ट टू वेस्ट की ओर, इधर से इधर चलती है ना घड़ी, तो ईस्ट टू वेस्ट चलती है ना घड़ी तो, ठीक है। तो इसकी रूपरेखा क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज उत्तरी गोलार्ध में। तो और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा बेटा, दक्षिणी गोलार्ध में होगा क्लॉकवाइज, ये ध्यान रखना आप। अब ये स्थिति जो बना रखा हूं, ये देखो क्लॉकवाइज है, ये जो हवा है ना वो क्लॉकवाइज अंदर आ रही ना, एक क्लॉकवाइज आ Yes, रही ना sir. अंदर। तो ये स्थिति किसकी हुई, दक्षिणी गोलार्ध की। कौन सी की हुई भाई, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवाती हवाएं क्लॉकवाइज होती है, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवाती हवाएं क्लॉकवाइज होती है, और उत्तरी गोलार्ध में चक्रवाती हवाएं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गया ना, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, ठीक है। प्रति चक्रवात की स्थिति देखना, एक चीज याद रखनी आपको, एंटी क्लॉकवाइज। प्रति चक्रवात में जो हवाएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, क्लॉकवाइज होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। यानी हवा बाहर निकलेगी एंटी क्लॉकवाइज निकल रही है, इसका मतलब ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है ना। प्रति चक्रवात में हवाएं उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई के अनुरूप, और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलती है। ये मैं उत्तरी गोलार्ध का बना दूं। उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है बेटा, हवाएं निकलती है क्लॉकवाइज, तीर देखना आप, क्लॉकवाइज उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में हवाएं आती है गाड़ी की सुई के विपरीत। समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। देखिए पहले चक्रवात में देखना, चक्रवात में दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं घड़ी की सुई के क्या है, अनुरूप अंदर आती है, उत्तरी गोलार्ध में विपरीत अंदर आती है। उत्तरी गोलार्ध में विपरीत आएगी और दक्षिणी गोलार्ध में अनुरूप आएगी। इसके अलावा प्रति चक्रवात में हवाएं उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, विपरीत जाएगी और उत्तरी गोलार्ध में अनुरूप जाएगी। ये लिख लीजिए, समझ में आ गया क्या, यस ठीक सर। है।